हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम है आपका योद्धा बैच में। ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर पढ़ रहे थे, पार्ट नंबर 2 आपने अच्छे से लर्न कर लिया होगा। अगर आपने नहीं किया प्लीज़ यार, आप आगे चलने से पहले पुरानी चीज़ों को रिटेन जरूर करो, नहीं तो एक टाइम ऐसा आएगा जब आपको लगेगा कि आपने ये कब पढ़ा था, आपको तो कुछ याद भी नहीं, फिर से शुरू से पढ़ना पड़ेगा। इससे बेहतर है कि आप उनको लर्न कर लो एक बार जो आपने पहले पढ़ा था। भले ही क्लास आप आगे थोड़ा स्लोली बढ़ो, लेकिन पुरानी चीज़ों को लेकर बढ़ो, उससे फायदा होगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 3। आज के पार्ट में हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। अभी तक हम लोगों ने पढ़ा ऑर्गेनाइजिंग का पूरा प्रोसेस, ऑर्गेनाइजिंग का स्ट्रक्चर, देन स्पैन ऑफ मैनेजमेंट अच्छे से पढ़ लिया। अब जो स्ट्रक्चर है वो दो टाइप का है। ऑर्गेनाइजिंग स्ट्रक्चर आर ऑफ टू टाइप्स। सबसे पहला है फंक्शनल स्ट्रक्चर, दूसरा है डिवीजनल स्ट्रक्चर। तो फंक्शनल स्ट्रक्चर क्या होता है? जब हम काम को फंक्शन के अकॉर्डिंग बांटते हैं। और डिवीजनल स्ट्रक्चर क्या होता है? जब हम काम को प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग बांटते हैं। वन प्रोडक्ट वन डिपार्टमेंट, डिवीजनल स्ट्रक्चर। वन फंक्शन वन डिपार्टमेंट, functional structure, right? So when the job related to common function are grouped under one department, this type of organizational structure is called functional structure. जब हम काम को function के according बांटते हैं तो वो हो गया क्लास आपका functional structure। और अंडर दिस स्ट्रक्चर जॉब रिलेटेड टू वन प्रोडक्ट आर ग्रुप अंडर वन डिपार्टमेंट। जब वन प्रोडक्ट का वन डिपार्टमेंट होता है तो उसको क्या बोलते हैं क्लास? हम डिवीजन स्ट्रक्चर। तो कोई कंपनी अगर सिंगल प्रोडक्ट बना रही है तो उसको क्या प्रेफर करना चाहिए? फंक्शनल। जब कंपनी मल्टी प्रोडक्ट बना रही है, बहुत पैसा है, ठीक है, तो उसको क्या बनाना चाहिए क्लास? डिवीजनल स्ट्रक्चर, राइट? तो एडवांटेजेस ऑफ फंक्शनल स्ट्रक्चर, तो फंक्शनल स्ट्रक्चर के एडवांटेजेस डिसएडवांटेज पढ़ते हैं। फिर हम डिवीजन स्ट्रक्चर के एडवांटेज और डिसएडवांटेज पढ़ेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बहुत ज़्यादा चांस है केस स्टडी पूछे जाने का। तो सबसे पहला एडवांटेज है क्लास बेनिफिट्स इन स्पेशलाइजेशन। जब काम को फंक्शन के अकॉर्डिंग आप बांटते हो तो वो क्लास क्या हो जाता है? स्पेशलाइज हो जाता है अपने काम में। तो उससे फायदा क्या होगा? रिसोर्सेज को वेस्टेज नहीं करेगा, काम में स्पेशलाइज होगा कि काम बार बार करके, तो उसके लिए वो काम बहुत सिंपल लगेगा, बहुत अच्छे से कर पाएगा, वो समय कम लेगा, रिसोर्सेज को वेस्टेज कम करेगा। व्हेन द एक्टिविटीज आर क्लासिफाई एज पर द स्किल्स क्वालिफिकेशन एक्टिविटी रिलेटेड टू सेम फंक्शन आर ग्रुप अंडर सेम डिपार्टमेंट, इट लीड्स टू स्पेशलाइजेशन। इससे क्या होता है क्लास? स्पेशलाइजेशन। सेकंड इज इजी सुपरविजन। अगर सब लोग एक जैसा काम कर रहे हैं तो सुपरवाइजर को इनके ऊपर निगरानी रखना भी आसान होता है। सारे लोग एक जैसा काम कर रहे हैं तो सुपरवाइजर इजीली देख लेगा कौन गलत कर रहा है, कौन सही कर रहा है, इजीली सबको गाइड कर पाएगा। ये काम आसान हो जाता है सुपरवाइजर के लिए भी। काम करने वाले के लिए तो आसान है ही, लेकिन जो सुपरवाइजर है उसके लिए भी ये बहुत आसान हो जाता है, ठीक है। द सुपरवाइजर बिकम्स फैमिलियर विद द टाइप ऑफ टास्क टू बी परफॉर्म बिकॉज ऑल द टास्क रिलेटेड टू वन फंक्शन ओनली। एज अ रिजल्ट ही कैन इजीली सुपरवाइज एंड गाइड एम्प्लॉय। आसानी से क्लास इनको देख सकता है, सुपरवाइज कर सकता है, नजर रख सकता है, और कोई गलती होगी तो पकड़ के इनको गाइड भी कर सकता है। इजी कोऑर्डिनेशन। सारे के सारे फंक्शन भले ही अलग हैं लेकिन सबका गोल एक ही है कि ऑर्गेनाइजेशन की गोल को अचीव करना। तो सारे लोग एक दूसरे से आसानी से कोऑर्डिनेट कर पाते हैं। बिकॉज इस पेन का मार्केटिंग डिपार्टमेंट, इस पेन का प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, तीनों क्लास आपस में डिस्कस करेंगे। दे हैव टू कोऑर्डिनेट ईच अदर ताकि वो जान सके कि क्या हो रहा है, प्रोडक्ट की सेल हो रही है, नहीं हो रही, कोई कमी है, नहीं है, क्या प्रॉब्लम है, वो चीज़ क्या इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, राइट? तो ऑल द डिपार्टमेंट्स आर इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर एज द फंक्शन ऑफ वन डिपार्टमेंट डिपेंड अपॉन द अदर डिपार्टमेंट, सो इट लीड्स टू इजीली कोऑर्डिनेशन। यही कोऑर्डिनेशन पॉइंट क्लास मैंने आपसे कहा था आप किसी के भी एडवांटेज में डाल सकते हो। यही कोऑर्डिनेशन आपने ऑर्गेनाइजिंग के बेनिफिट्स या ऑर्गेनाइजिंग का जब एडवांटेज पढ़ा था तब भी आपने सेम यही लाइन लिखी थी। एग्जांपल, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट डिपेंड अपॉन द परचेज डिपार्टमेंट फॉर द रॉ मटेरियल। तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट परचेज पे डिपेंड करता है। प्रोडक्शन तो तभी प्रोडक्शन अच्छे से कर पाएगा जब परचेज ने अच्छे से परचेज की हो। अगर परचेज वाला गंदा माल लिया है, खराब माल लिया है, तो प्रोडक्शन वाला अच्छे से प्रोडक्शन कैसे कर सकता है? समझ रहे बात को? वो चीज़ है। इट हेल्प्स इन मैनेजरल एफिशिएंसी, क्योंकि एक मैनेजर इजीली क्लास इन सब के ऊपर नजर रख सकता है। बिकॉज सब लोग अच्छे से काम कर रहे हैं और एक ही काम कर रहे हैं बस सब लोग, तो उनके ऊपर नजर रखेगा तो मैनेजर की एफिशिएंसी भी बढ़ेगी, वो भी रिसोर्सेज को कम वेस्टेज करेगा, वो भी क्लास टाइम पे काम पूरा कर पाएगा, राइट? इट हेल्प्स इन मैनेजर एफिशिएंसी। अंदर क्या लिखोगे? मैनेजर ऑफ वन डिपार्टमेंट आर परफॉर्मिंग सेम टाइप ऑफ फंक्शन अगेन एंड अगेन।
तो देखो वर्कर भी सेम टाइप का फंक्शन अगेन एंड अगेन कर रहा है, तो मैनेजर भी सेम टाइप का फंक्शन अगेन एंड अगेन कर रहा है, विच मेक्स देम स्पेशलाइज एंड इम्प्रूव देयर एफिशिएंसी, जिससे वो स्पेशलाइज हो जाते हैं और एफिशिएंसी बढ़ जाती है उनकी मैनेजर्स की। तो यानी कि मैनेजर की एफिशिएंसी बढ़ाता है जो फंक्शन स्ट्रक्चर है, और वर्कर की एफिशिएंसी बढ़ाता है। ठीक है। इफेक्टिव ट्रेनिंग, अब क्योंकि सारे के सारे लोग एक जैसा काम कर रहे हैं तो इनको एक ही जैसा ट्रेनिंग देना है। लाइक प्रोडक्शन वाले को सिर्फ प्रोडक्शन के टेक्निक्स को समझाना है, सेल्स वाले को सेल्स की टेक्निक समझाना है, मार्केटिंग वाले को मार्केटिंग की टेक्निक समझाना है, क्योंकि आप एक ही डिपार्टमेंट में काम करते हो। तो आपको ट्रेनिंग सिर्फ एक ही स्किल्स की दी जाएगी, आप उसी स्किल्स को करते करते आप एक्सपर्ट हो जाओगे। ट्रेनिंग देना भी काफ़ी आसान होता है, क्योंकि आपको सिर्फ एक ही चीज़ की ट्रेनिंग देनी है, परचेज को परचेज की ट्रेनिंग देनी है, सेल्स को सेल्स की। तो इफेक्टिव ट्रेनिंग, इट मेक्स ट्रेनिंग ऑफ एम्प्लॉय मोर इजी एंड ऑल्सो चीपर एज दे trained in limited type of skills. Example, employee of the production department are given training of production techniques only. तो जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का एम्प्लॉई है उसको सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्शन की टेक्निक्स उनको समझानी है, तो इफेक्टिव ट्रेनिंग। नेक्स्ट है डिसएडवांटेजेस ऑफ फंक्शनल स्ट्रक्चर। कुछ घाटे भी हैं फंक्शनल के, कुछ फायदे हैं तो कुछ घाटे भी हैं। सबसे पहला, डिपार्टमेंट बिकम स्पेशलाइज इन देयर ओन वे एंड दे फेल टू सी द प्रोस्पेक्टस ऑफ होल ऑर्गेनाइजेशन। एज अ रिजल्ट ऑर्गेनाइजेशनल गोल कैन नॉट बी अचीव। देखो होता क्या है कि डिपार्टमेंट सिर्फ अपने पे फोकस करने लग जाता है, वो कंप्लीट ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर ध्यान नहीं देता, वो सिर्फ अपने बारे में सोचता है, जिसकी वजह से कई बार ऑर्गेनाइजेशन गोल अचीव नहीं हो पाता। हमेशा नहीं, लेकिन हाँ कई बार ऐसा होता है गोल अचीव नहीं हो पाता। व्हेन डिपार्टमेंट बिकम टू लार्ज, जब डिपार्टमेंट बहुत बड़े हो जाते हैं तो कोऑर्डिनेशन में दिक्कत होती है और डिसीजन मेकिंग में देरी होगी। मैंने क्या कहा, डिपार्टमेंट छोटा है चलो तो कोऑर्डिनेट आसानी से कर लोगे, डिपार्टमेंट बहुत बड़ा है तो कई बार सारे एम्प्लॉय से कोऑर्डिनेट ही नहीं कर पाओगे आप, जिसकी वजह से क्या होता है क्लास, काम में देरी होती है। The department head start thinking about their department. This leads to conflict among the various department. कई बार क्या होता है, जो एक डिपार्टमेंट हेड है ना वो सिर्फ अपने बारे में सोचने लग जाता है, वो दूसरों के बारे में सोचता ही नहीं है। लाइक परचेज कह रहा है मैं कम से कम में खरीदूंगा, प्रोडक्शन कह रहा है भैया तो इतना घटिया माल खरीदेगा तो हम प्रोडक्शन करेंगे कैसे। तो कई बार डिपार्टमेंट के बीच में लड़ाई झगड़ा भी हो जाता है। When organization goal is not achieved, it become very, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इससे तुम पहचान लोगे कि ये फंक्शनल की बात हो रही है। जब ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव नहीं हो पाता ना तो ये पता करना बड़ा ही मुश्किल है कि भाई किसकी जवाबदेही है, किसकी वजह से सेल्स नहीं हुई, किसकी वजह से प्रोडक्ट फेलियर हो गया। सेल्स वाले से बोला सेल्स क्यों नहीं हुई, सेल्स वाला बोलेगा मार्केटिंग ने मार्केटिंग अच्छे से नहीं की, मार्केटिंग वाले बोलेगा मैं क्या करूं जब फाइनेंस ने पैसा अच्छे से नहीं दिया, परचेज वाला बोलेगा मैं क्या करूं जब प्रोडक्शन वाला बोलेगा मैं क्या करूं जब परचेज वाले ने माल अच्छे से नहीं खरीदा, वो ब्लेम करेगा फाइनेंस। तो हर कोई किसी ना किसी को ब्लेम करता चला जाएगा। एग्जैक्टली किसकी वजह से ग्रोथ नहीं हुआ, किसकी वजह से क्लास सेल्स नहीं बढ़ पाई, इसका पता नहीं चल पाएगा, बड़ा ही मुश्किल है पता करना। मतलब अकाउंटेबिलिटी, अथॉरिटी का मतलब क्या होता है, पावर टू टेक डिसीजन, रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब जिम्मेदारी, और अकाउंटेबिलिटी मतलब जवाबदेही। कौन अकाउंटेबल होगा, कौन जवाब देगा भाई। तो ये बड़ा मुश्किल है बिकॉज सारे डिपार्टमेंट एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, है ना, सारे फंक्शंस एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो कल को अगर सेल्स नहीं हुई तो किस डिपार्टमेंट को आप ब्लेम करोगे, किसको अकाउंटेबल ठहराओगे, ये बड़ा ही मुश्किल है पता करना, राइट। अगला है, in functional structure employees get training of one function only, he is not able to perform any other function। in flexibility अकर, देखो होता क्या है फंक्शन में, फंक्शनल स्ट्रक्चर के अंदर आपने सिर्फ उसको एक ही फंक्शन की ट्रेनिंग दी है। कल को अगर मान लो उसे किसी और डिपार्टमेंट में भेजना है, या फिर कल को मान लो किसी और डिपार्टमेंट में वर्कर्स की कमी है, यहाँ सरप्लस वर्कर है, इनको यहाँ से वहाँ भेजना है, तो ये करना बड़ा ही मुश्किल हो जाएगा फंक्शनल स्ट्रक्चर के अंदर। क्यों, आपने ट्रेनिंग तो उसको सिर्फ लिमिटेड स्किल्स की दी है, काम उससे कैसे करा सकते कोई और। वो बोलेगा भैया मुझे तो प्रोडक्शन की स्किल्स दी है बस, मैं मार्केटिंग कैसे करूँगा, तो वो कर नहीं पाएगा, और मे भी उसको जॉब छोड़ना पड़े अगर प्रोडक्शन में ज़्यादा लोग ऑलरेडी हैं तो। ठीक है, तो ये क्लास है फंक्शनल के मेरिट और डिमेरिट। यकीन मानना क्लास, फंक्शनल स्ट्रक्चर और डिविजन स्ट्रक्चर दोनों में से पूरे चांस है कोई एक आए, और वो क्लास कोई भी हो सकता है। उसका फंक्शनल का मेरिट डिमेरिट समझ के याद करना ना। कई चीज़ें ऐसी हैं जो समझोगे ना कि यार फंक्शनल का फ़ायदा क्या हो सकता है, घाटा क्या हो सकता है, वो आसानी से समझ आ जाएगा आपको। ठीक है, बाकी फंक्शनल का जो फायदा है वो डिविजनल का घाटा है, और फंक्शनल का जो घाटा है वो डिविजनल का फायदा है। मतलब फंक्शनल के जो मेरिट है वो डिविजनल के डीमेरिट है, और फंक्शनल के जो क्लास डीमेरिट है वो डिविजनल के मेरिट है। आप देखना क्लास, थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं लिंक मिलेगा। नेक्स्ट है क्लास
डिवीजन स्ट्रक्चर, तो जब प्रोडक्ट एक डिपार्टमेंट के लिए एक प्रोडक्ट है, वन प्रोडक्ट वन डिपार्टमेंट, मल्टी प्रोडक्ट, बहुत सारा पैसा, तो फिर क्लास उसको क्या बोलते हैं, डिवीजन स्ट्रक्चर। तो डिवीजन स्ट्रक्चर का सबसे पहला बेनिफिट क्या है, प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन। आप देखना फंक्शनल में फंक्शन स्पेशलाइजेशन था, जबकि डिविजनल में है प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन। यानी कि आप एक ही प्रोडक्ट बनाते बनाते आप उस प्रोडक्ट में एक्सपर्ट हो जाते हो। फंक्शनल में आप फंक्शन में एक्सपर्ट होते हो, लेकिन डिविजनल में आप एक ही प्रोडक्ट बनाते बनाते आप उस प्रोडक्ट में एक्सपर्ट हो जाते हो। दिस इज कॉल्ड प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन। ऑल द एक्टिविटी related to one type of product are grouped under one department, this leads to product specialization। वहाँ पे functional specialization था functional में, divisional में product specialization है, ध्यान रखना। fast decision making, अब होता क्या है, एक प्रोडक्ट का एक डिपार्टमेंट है, तो इस प्रोडक्ट से रिलेटेड जितने भी डिसीजन है वो इसी डिपार्टमेंट को लेना है, इस डिपार्टमेंट से कोई लेना देना नहीं है उसका। तो डिसीजन मेकिंग जो होगी ना वो बहुत फास्ट होगी। एग्जैक्टली करना क्या है, कोई भी डिसीजन लेना हो, कोई भी निर्णय लेना हो, थोड़ा सा फास्ट हो जाता है। वन प्रोडक्ट हैज वन डिपार्टमेंट, सो इट टेक्स लेस टाइम इन डिसीजन मेकिंग बिकॉज देर इज नो इंटरफेरेंस ऑफ अदर डिपार्टमेंट। बी का कोई लेना देना नहीं है, भाई ये टोबैको का है, ठीक है, ये सिगरेट का है, टोबैको का डिसीजन टोबैको लेगा, सिगरेट का डिसीजन सिगरेट डिपार्टमेंट लेगा, तो और कोई मतलब ही नहीं है, एक दूसरे डिपार्टमेंट से कोई इंटरफेरेंस है ही नहीं। थर्ड इज अकाउंटेबिलिटी। देखो उसमें प्रॉब्लम क्या था क्लास, उसके डीमेरिट जो फंक्शन स्ट्रक्चर का डीमेरिट था कि अकाउंटेबल बनाना बड़ा मुश्किल है, किसको जवाबदेही, कौन आंसर देगा। मतलब सब कह रहे हैं भैया मेरी गलती नहीं है, दूसरी की गलती है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। इसमें आप सीधे सीधे कहते हैं भाई तेरी गलती है। अगर ए प्रोडक्ट की सेल नहीं होती तो ए जिम्मेदार है, बी प्रोडक्ट की सेल नहीं होती तो बी डिपार्टमेंट जिम्मेदार है, सी प्रोडक्ट की सेल नहीं होती तो सी डिपार्टमेंट जिम्मेदार है। तो ये बोलेगा भैया मैं अकाउंटेबल हूँ, मेरी गलती है, आपकी आपका प्रोडक्ट नहीं बिका तो दूसरे प्रोडक्ट की गलती क्या होगा इसमें, आपका प्रोडक्ट नहीं बिक रहा तो आपकी गलती है। तो यहाँ पे अकाउंटेबिलिटी बनाना बड़ा आसान है, यू कैन इजीली फिक्स अकाउंटेबिलिटी इन डिविजन स्ट्रक्चर। हियर परफॉर्मेंस ऑफ इंडिविजुअल डिपार्टमेंट कैन इजीली असेस, असेस का मतलब देखा जा सकता है, जज किया जा सकता है, काउंट किया जा सकता है, ठीक है। अगला है फ्लेक्सिबिलिटी। एक डिपार्टमेंट के अंदर मान लो लोग ज़्यादा हो, मान लो कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, सब अलग अलग डिपार्टमेंट है, तो एक ही डिपार्टमेंट का, मान लो ये है क्लास, मान लो कोई भी प्रोडक्ट, मान लेते हैं बिस्किट, ठीक है, उसका डिपार्टमेंट है, तो बिस्किट की सेल वाला बंदा बिस्किट की परचेज का काम भी कर सकता है, परचेज वाला मार्केटिंग, मार्केटिंग वाला एचआर, ये सब काम एक दूसरे कर सकते हैं क्योंकि है तो वो एक ही डिपार्टमेंट के अंदर। तो विद इन द डिपार्टमेंट अगर वर्कर कोई दूसरा काम करना चाहे तो वो कर सकता है आसानी से। तो वहाँ पे ऐसा नहीं है, वहाँ फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, बट हाँ यहाँ फ्लेक्सिबिलिटी अकर है। एम्प्लॉयज आर ऑफ वन डिपार्टमेंट कैन डू डिफरेंट फंक्शन विद इन द डिपार्टमेंट, तो क्लास वो कोई और काम भी कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात मुझे लगती है डिविजनल की ये पॉइंट, एक्सपेंशन ग्रोथ। आप इजीली क्लास ग्रोथ कर सकते हो, तरक्की कर सकते हो। कैसे, सुनना मेरी बात। आपके पास 3 प्रोडक्ट हैं, लैपटॉप, डेस्कटॉप, ठीक है, और मोबाइल फ़ोन। आप चाहते हो कि आप वॉच बनाना है ना, डिजिटल वॉच बनाना चाहते हो, तो आप वॉच का एक नया डिपार्टमेंट बना दोगे। इसके अंदर वॉच का प्रोडक्शन, वॉच का सेल, वॉच का मार्केटिंग, वॉच का एचआर, वॉच का पीआर, सारे डिपार्टमेंट बने रहेंगे। इन डिपार्टमेंट में कोई छेड़खानी नहीं होगी। सबसे अच्छी बात है डिविजनल डिपार्टमेंटेशन की कि एग्जिस्टिंग डिपार्टमेंट को बिना अफेक्ट किए, बिना छेड़े, बिना कोई परेशान करे आप कोई भी नया डिपार्टमेंट बना सकते हो, नया प्रोडक्ट आसानी से लॉन्च कर सकते हो, ग्रोथ करोगे, आपका एक और प्रोडक्ट, फिर कल को एक और प्रोडक्ट आप बनाते हो, मान लो कोई भी चीज़ आईपॉड बनाते हो, तो भैया बाकी डिपार्टमेंट से कोई लेना देना नहीं है। न्यू डिपार्टमेंट कैन इजीली इंट्रोड्यूस बाय एडिशन ऑफ न्यू डिपार्टमेंट विदाउट अफेक्टिव अदर डिपार्टमेंट। तो बिना क्लास किसी को अफेक्ट करे हुए, बिना किसी को परेशान करे हुए आप कोई भी नया डिपार्टमेंट आराम से बना सकते हो, ठीक है। लेकिन कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। डिविजनल जैसे फंक्शनल के डिमेरिट्स थे, उसी तरीके से डिविजनल के भी कुछ डिमेरिट्स हैं। सबसे पहला डिमेरिट क्या है, ईच डिपार्टमेंट फोकस ऑन देयर प्रोडक्ट ओनली, दे फेल टू सी द होल प्रोस्पेक्टस ऑफ होल ऑर्गेनाइजेशन। वो सिर्फ अपने प्रोडक्ट पे ध्यान देते हैं, भैया हमारे प्रोडक्ट की सेल हो भले ही कंपनी डूब जाए। तो ऐसा नहीं है। अगर आपका स्कूल का मास्टर सोचेगा कि भाई मेरे सब्जेक्ट में बच्चे अच्छे नंबर आ जाएं, कोई सोचता, अगर कोई मास्टर अकाउंट्स वाला, मान लो अकाउंट्स वाले के पास ज़्यादा टाइम मिलता है, उसको 2-2 पीरियड होते हैं, वो सोचता भाई मेरा सब्जेक्ट बच्चा पास हो जाए भले ही बाकी में फेल हो जाए। तो ऐसे तो देखो बात नहीं बनेगी ना, आप उस सब्जेक्ट में 100 में 100 लिया हो बट बाकी में अगर कम नंबर आ गए, परसेंटेज डाउन हो जाएगी, बाकी में नॉलेज नहीं है, तो वैसे भी सीयूटी क्रैक नहीं होगा और आप कॉलेज तक नहीं पहुँच पाओगे। तो
हर डिपार्टमेंट फोकस करता है अपने प्रोडक्ट पे और वो क्लास पूरे ऑर्गेनाइजेशन का प्रोस्पेक्ट्स देखना भूल जाते हैं, है ना, होल ऑर्गेनाइजेशन का जो प्रोस्पेक्ट है उसको देखना भूल जाते हैं। दूसरा, कॉन्फ्लिक्ट्स ऑन अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज अमंग डिफरेंट डिपार्टमेंट। अब सुनो, अब एक पूरा हेड ऑफिस है ये, इसको अलग अलग डिपार्टमेंट में पैसे बांटने हैं, तो ये कहता है मुझे ज़्यादा पैसे दो, मुझे ज़्यादा पैसे दो, तो कहीं ना कहीं क्लास इनके बीच लड़ाई झगड़ा होता है जब पैसे का बंटवारा चलता है तब। अगला है डिविजन स्ट्रक्चर रिक्वायर्स ह्यूज कैपिटल, इसमें पैसा बहुत चाहिए। डिविजनल में क्योंकि हर प्रोडक्ट का अलग अलग डिपार्टमेंट है, तुम्हारे खर्चे बहुत हो जाते हैं, बहुत सारे एम्प्लॉयज़ चाहिए, बहुत सारे क्लास लाइसेंस परमिशन, बहुत सारे लैंड चाहिए आपको, बहुत सारे मैनेजर्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो यार देखो, डिविजनल में आप कई प्रोडक्ट बना रहे हो, मल्टी प्रोडक्ट बना रहे हो, देखो पैसा बहुत चाहिए, ये भी एक इसका डिसएडवांटेज है, इट इज़ कॉस्टली, राइट। तो यहाँ तक अच्छे से पढ़ लेना और इसको जरूर याद करके आना, फंक्शनल के मेरिट डीमेरिट, डिविजनल के मेरिट डीमेरिट, इसको अच्छे से याद करके आना। अगली क्लास में क्लास पढ़ेंगे फॉर्मल इनफॉर्मल डेलीगेशन डिसेंट्रलाइजेशन, ये सब पढ़ के क्लास खत्म करेंगे। तो यहाँ तक अच्छे से पढ़ के आना। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।